देखिए, कई दिनों से एक चीज़ चर्चा में है और वो चीज़ ये है कि यूरोप में फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार। ये कई चीज़ों की ओर इशारा करता है और कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रेंथन करने के लिए इस पे एक छोटी सी चर्चा रखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यूरोप में फार्मर्स का प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, क्यों हो रहा है? यू विल अंडरस्टैंड कि स्टेट को रन करना, गवर्नमेंट को मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट होता है, या ये ऐसा कि ये जिम्मेदारी कितनी रेलेवेंट होनी चाहिए। दूसरी तरफ, एक तरफ हम क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट समिट करते हैं और हम ये कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है, यानी कि जो गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती हैं, उनका जो एमिशन है उसे हमें कर्ब करना है। हमें क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ आना है, हमें कार्बन एमिशन को रोकना है। लेकिन क्या ये इतना ईजी होता है कि इस तरह के संकल्प ले लेना और उन्हें प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर देना? हो सकता है इससे जुड़ी बहुत सी समस्याएं हैं जो इन टारगेट्स को अचीव करने में हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस क्रिएट कर दें और वो टारगेट्स बहुत देर से जाके अचीव हों या शायद अचीव ही ना हो पाए। ये एक खबर कि यूरोप में फार्मर्स का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है बहुत सारी चीज़ों के विषय में आपको समझा देगा। आप चुनौतियों को समझ पाएंगे कि चुनौतियां कैसे खड़ी होती हैं और एक रेलेवेंट पॉलिसी मेकिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है। मैं आपको समझाता हूँ। यूरोपियन फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखिए, 2023 में ये प्रोटेस्ट मेनली पोलैंड से शुरू हुआ। पोलैंड से, ओके। 2023 में पोलैंड और बाकी चीज़ें अच्छे से समझ आएँ उसके लिए मैं एक बार यूरोप दिखाना चाहता हूँ पॉलिटिकली, ताकि आप यूरोप एक बार देख लें पॉलिटिकली, यानी कि पॉलिटिकल मैप पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो कई बार जब पोलैंड का जिक्र आएगा, इसे पॉलिश प्रोटेस्ट से जोड़ करके देखा जाएगा, दैट पॉलिश फार्मर प्रोटेस्ट, क्योंकि पॉलिश भाषा के आधार पर खड़ा हुआ एक मुल्क जिसे हम कहते हैं पोलैंड। ओके, चलिए। हम किस प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं मन्नत? और यूरोप कहाँ है, ये आइडिया है कोई? नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए। देखिए, ये आपके सामने यूरोप है, दिस इज़ यूरोप। मेनली जो प्रोटेस्ट कल हो रहे थे वो फ्रांस में हो रहे थे। थोड़े दिन पहले से लेकर के आज दिन तक प्रोटेस्ट जर्मनी में चल रहे हैं। यही प्रोटेस्ट इटली में हो रहे हैं, ग्रीस में हो रहे हैं और शुरुआत इन प्रोटेस्ट की यहाँ से, पोलैंड से हुई। ये सारा का सारा यूरोप है। यूरोप अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, दैट इज़ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट यूरोप भी है, ओके। और हमने आपको पोलैंड दिखा दिया। अब एक बार हम थोड़ा सा आपको यूरोप भी दिखा दें ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। देखिए, ये जो आपके सामने है ये हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ दिख रहे हैं। ऐसे में आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? यहाँ इंडिया में। इंडिया से अगर आप इस तरह नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको जो कॉन्टिनेंट मिलता है दैट इज़ यूरोप। दैट कॉन्टिनेंट इज़ यूरोप, ओके। मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में, अटलांटिक ओशियन के ईस्ट में, रशिया के वेस्ट में और आर्कटिक ओशियन के साउथ में, दैट इज़ द यूरोप। यूरोप के ही मुल्कों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, दैट इज़ पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस, ये वहीं के मुल्क हैं। यूरोपियन मुल्कों ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। क्या हो रहा है? यूरोप के फार्मर्स की समस्या क्या है? वाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग इन यूरोप? देखिए, उनका कहना यह है कि हमें इनसफिशिएंट पे मिलती है, द पेमेंट्स आर इनसफिशिएंट।
उनका कहना है कि जो यूरोपियन यूनियन की रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। उनका कहना है कि यूरोप में दूसरे मुल्कों से बहुत ही चीप एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स हो रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चरल आर्टिकल्स बहुत ही चीप मैनर में इंपोर्ट हो रहे हैं। उनका कहना ये है कि किसानों में लगातार डेट क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। उनका मानना ये है कि हम पर कई तरह के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं जो अनजस्टिफाइड हैं, और उनका कहना ये है कि हम क्लाइमेट चेंज की मार झेल रहे हैं। ये हैं यूरोपियन फार्मर्स के प्रोटेस्ट के पीछे के रीजंस। दीज आर द रीजंस। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि हमने ये खबर क्यों की। देखिए कैसे काम करती है पॉलिटी और इकोनॉमी और सोसाइटी, समझिए। देखिए 2020 मेनली वो साल बना जिस साल में कोविड यानी कि कोरोना का पैंडेमिक हमने देखा। कोविड पैंडेमिक आया, इसकी वजह से जो एक चीज़ हुई दुनिया भर में वो ये हुई कि लॉकडाउन्स लगे। और इन लॉकडाउन से जो चीज़ प्रभावित हुई वो हुई प्रोडक्शन एक्टिविटी, इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सब चीज़ें हिंडर हो गई। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हिंडर हुई। प्रोडक्शन एक्टिविटी के हिंडर होने से, प्रोडक्शन एक्टिविटी हिंडर हुई है तो रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सब कुछ इफेक्ट होगा। जब ये हिंडर हुआ तो रिजल्ट ये निकला कि भारी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, भारी पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट हुई, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट जब होगी तो नेचुरली पॉवर्टी बढ़ेगी, हंगर बढ़ेगी, लोगों की जो कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। परचेजिंग पावर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई यानी कि वो गिर गई। ये कुछ नतीजे निकले, बैकवर्डनेस और बढ़ा, डिप्रीवेशन और बढ़ा, कई बच्चे अनाथ हुए। इस कोविड पेंडेमिक ने दुनिया भर के लेवल पर कई फॉल्ट लाइंस उजागर की, जैसे कि बताया कि हेल्थ सेक्टर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी भारी कमियां हैं। कोविड ने ये बताया। इसने हेविली डेंट किया एजुकेशन सेक्टर को, और मैंने अभी बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। ये सारे सेक्टर प्रभावित हुए, यानी कि प्रोडक्शन नहीं हो रही तो सप्लाई अफेक्ट हुई है, लोगों के पास आमदनी नहीं है, कामकाज नहीं है तो डिमांड अफेक्ट हुई है। तो डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का वो जो एक बैलेंस होता है, दैट इक्विलिब्रियम, दैट बैलेंस, वो हैविली डिस्टर्ब हो गया। और ऐसे में होने लगा कि जो प्रोडक्शन सेंटर्स प्रोडक्शन करते हैं वो डिसफंक्शनल से हो गए, जो वेंडर्स सप्लाई करते हैं, जो रिटेलर्स काम करते हैं, वो चीज़ें ख़त्म सी होने लगी, और इंटरनेशनली एक आइसोलेशन क्रिएट हुई, मुल्क से टूटने लगे, कटने लगे। तो बड़े पैमाने पर जो प्रभावित हुई वो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई। इसे कहते हैं सप्लाई चेन डिसरप्शंस। कोरोना ने ये चीज़ें की। कोरोना से हम अभी उभरते, तो कोरोना के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कैसे दिखने शुरू हुए। सबसे पहली चीज़ ये हुई कि सप्लाई चेन डिसरप्शन को और इम्पैक्ट किया इमीडिएट बाद में होने वाले कई तरह के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ने, जैसे कि रशिया और यूक्रेन की वॉर ने। रशिया यूक्रेन वॉर ने सप्लाई चेन डिसरप्शंस को और बढ़ा दिया। बड़े पैमाने पर यूक्रेन वर्ल्ड लेवल पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का सप्लायर था। यूक्रेन के बंदरगाह चोक कर दिए गए, पोर्ट्स। यूक्रेन के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली कोई उठा नहीं पा रहा था क्योंकि बंदरगाह काम नहीं कर रहे थे, रोड्स काम नहीं कर रही थी, रेलगाड़ियाँ काम नहीं कर पा रही थी, वहाँ पर लगातार आक्रमण थे।
रशिया पर कई तरह की सैंक्शंस लगा दी गई क्योंकि उसने आक्रमण किया है। तो यूनाइटेड नेशंस और यूएस और यूरोपियन यूनियन और यूरोप के कई मुल्कों ने कई तरह की रोक लगा दी रशिया की चीज़ों पर, आइटम्स पर, ताकि रशिया रुके। इसकी वजह से रशिया की तरफ से जो चीज़ें इंटरनेशनली सप्लाई होती थी, मेनली नेचुरल गैस और तमाम कई आइटम्स, वो चीज़ें डिसरप्ट हो गई। तो रशियन सप्लाई भी हॉल्ट हो गई, यूक्रेनियन सप्लाई भी हॉल्ट हो गई। इस तरह से जो सप्लाई चेन है वो और डिसरप्ट हो गया। ग्लोबली अनाज की कमी आने लगी, नेचुरल गैस की कमी आने लगी। ये सारी चीज़ों की जब कमी आने लगी तो धीरे धीरे इस सप्लाई की कमी हुई। पर दूसरी तरफ हम कोरोना से रिकवर हो रहे थे, सरकारें दोबारा से पैकेजेस दे रही थी, प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रही थी। इस वजह से एम्प्लॉयमेंट रीइंस्टेट हुई, रीस्टोर हुई, तो लोगों के हाथ में पावर आई परचेजिंग की और डिमांड आई। तो एक तरफ से कोरोना के समय में डिसरप्ट हुई दोनों ही, सप्लाई और डिमांड। पर आफ्टर कोरोना पीरियड में जहां डिमांड पुश होने लगी, ऊपर की ओर जाने लगी, वहीं सप्लाई चेन डिसरप्शन अभी कॉन्टिन्यूअस हैं, वो चली जा रही हैं क्योंकि ये सारे इवेंट्स होते चले जा रहे हैं। और कोरोना के समय के डिस्टॉर्टेड सप्लाई पाथ्स अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं। ऐसे में सप्लाई के कॉन्स्ट्रेंट्स आ गए, सप्लाई कम रही तो डिमांड पुश हो रही है, सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स रहे। इस परिस्थिति की वजह से 2021 ऑनवर्ड्स स्पेसिफिकली बड़े पैमाने पर ग्लोबली सभी कंट्रीज ने इन्फ्लेशन को फेस किया। ये होगा ही। जैसे सपोज कीजिए कि आपके सामने 4 आइटम्स हैं कोई भी, जैसे कि 4 आइसक्रीम्स हैं और उसको खरीदने वाले 4 ही लोग हैं, तो 4 बायर्स हैं और सप्लाई के लिए 4 आइसक्रीम हैं, तो 4 बायर्स यानी कि 4 डिमांड्स हैं और 4 आइसक्रीम्स माने कि 4 सप्लाई हैं। तो डिमांड को सप्लाई सेटिस्फाई कर रही है, बराबर है, रेट टिका हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि जो बायर्स हैं वो बढ़ जाएं। अब यहाँ पर 8 बायर्स हो गए हैं, 8 लोग आइसक्रीम चाहते हैं पर आइसक्रीम नहीं बढ़ी, आइसक्रीम 4 ही है। तो ये पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि इन 8 में से सिर्फ किसी 4 को ही आइसक्रीम मिलेगी। और ऐसे में वो किन 4 को मिलेगी? जो 4 उसे सबसे बेहतरीन कीमत दे करके ले लेंगे। इस तरह से उन 4 आइटम्स के लिए कंपटीशन बिगिन होगा, वो चीज़ें प्रीशियस होने लगेंगी। जैसे आज की डेट में आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ बहुत हाई डिमांड में, साल 1.5 साल की वेटिंग है, लोग उन्हें ब्लैक में भी ले रहे हैं, या कंपनियों के एंड पर बेफजूल अननेसेसरी लाख रुपए की एक्सेसरीज लगा करके ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें डियरर हो गई हैं, वो सप्लाई में कम है पर उनकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए उनकी कीमत बढ़ चुकी है। इस तरह से चीज़ें महंगी हो जाती है। तो ग्लोबली हमने ये देखा कि ड्यू टू हैवी सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स और उस तरह से आफ्टर कोरोना पीरियड में अभी प्रोडक्शन साइकिल उतना डेवलप नहीं हुआ है, बट क्योंकि कोरोना से रिकवरी के लिए सरकारों ने अब पैसा बहुत पंप इन किया है लोगों में, तो डिमांड पुश हो रही है और रिकवरी भी हुई है तो भी डिमांड पुश हो रही है। तो डिमांड तो आ गई बहुत हैवी अचानक से क्योंकि कोरोना के समय में गिरी हुई थी, बट सप्लाई नहीं आ पाई क्योंकि एक तो अभी पूरी तरह से सप्लाई चेन जो टूटे थे कोरोना के टाइम पे वो दोबारा रीस्टोर नहीं हुए, और दूसरी तरफ अभी पूरी तरह से रिकवरी नहीं होने से पहले ही रशिया, यूक्रेन और बाकी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए। तो सप्लाई का और डिमांड का गैप आने से इन्फ्लेशन हुआ, और इन्फ्लेशन से निपटने के लिए ग्लोबली सभी बैंक्स वही स्टैंडर्ड रूल अप्लाई करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करना है तो आप एक काम करिए कि आप डिमांड को कर्ब करिए, कर्ब द डिमांड, डिमांड को कर्ब करिए, डिमांड घटाइए, कर्ब द डिमांड। तो डिमांड कैसे कर्ब होगी? जो लोग हैं आप डिमांड को रिड्यूस करवाइए, उसके लिए कैसे क्या करना पड़ेगा? जो लोगों की परचेजिंग पावर है, द परचेजिंग पावर, उसको इंपैक्ट करिए, उसको घटा दीजिए, किसी तरह से उसको रिड्यूस कर दीजिए। वो कैसे कर दे, वो कैसे हो जाएगा? वो ऐसे हो जाएगा कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिए, हाइक द इंटरेस्ट रेट। तो ऐसे में सरकार, दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, हमारे देश का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरह से यूएसए का है फेडरल बैंक, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने ये फैसला लिया कि वो पॉलिसी रेट्स को, मॉनेटरी पॉलिसीज़ कहते हैं इनको, वो पॉलिसी रेट्स को बढ़ा देंगे, मतलब तमाम तरह के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा? देखिए, तमाम तरह के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो होगा क्या?
रियल एस्टेट सेक्टर में आपको रियल एस्टेट डेवलप करना है तो आपको ज़्यादा ब्याज पर अब पैसा मिल रहा है बैंक से, तो फिर रियल एस्टेट महंगा हो जाएगा। रियल एस्टेट जब महंगा हो जाएगा तो कम लोग खरीदेंगे, जब कम लोग खरीदेंगे तो डिमांड कम होगी, तो सप्लाई उसको मैच कर जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। ठीक इसी तरह से फार्मिंग ऑपरेशंस हैं, किसी ने गाड़ियाँ घोड़े खरीदने हैं, ट्रक खरीदने हैं, तमाम चीज़ें हैं, लोन महंगा हो जाने की वजह से डिमांड फॉल बैक कर जाती है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इसका एक और बड़ा कारण है, आप जितनी भी, अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिए, आप जितनी भी किस्त भर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तमाम चीज़ें EMIs पर हैं और लोन महंगा होने की वजह से आपकी पॉकेट से 100 से $150 अब और एक्स्ट्रा जा रहा है, इंटरेस्ट क्योंकि बढ़ गया। और वही $150 आप खर्चा किया करते थे इन्जॉयमेंट के लिए, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, सामान खरीदने के लिए, वही $150-200 अब एक्स्ट्रा जा रहा है, वो खर्चा बंद कर देंगे आप, डिमांड फॉल बैक हो जाएगी। तो ग्लोबली इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए, ताकि डिमांड थोड़ी सी सेटल हो जाए, ताकि सप्लाई से मैच हो जाए, सप्लाई को रीइंस्टोर करने के भी एफर्ट्स चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सप्लाई थोड़ी सी सेटल हो जाए डिमांड के मुकाबले, सेंट्रल बैंक्स ने पॉलिसी रेट्स हाइक कर दिए। हमारे देश में भी ऐसा ही चल रहा है। मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ कि 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया में होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट था वो समवट अराउंड 2.5% था, इस समय वहाँ 6% है। आप अंतर पता कर लीजिए कितना ज़बरदस्त, इतना कभी हुआ ही नहीं। तो इस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते चले गए, इसकी वजह से ओवरऑल सारी चीज़ें महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई ना। कुछ भी करने के लिए आपको पैसा चाहिए, पूंजी, पूंजी महंगी मिल रही है, तो उस महंगी पूंजी से जो भी आप पैदा करेंगे महंगा होगा। साबुन, दाल, चीनी और खाने पीने की वस्तुएं, बिस्किट्स, सब चीज़ें, या तो उनका साइज़ घटा दिया कंपनियों ने, रेट वही रखा, या अगर साइज़ और वेट उतना है तो रेट बढ़ा दिया। सब चीज़ों में ये बदलाव आ गया, सब महंगा हो गया। अब जब सब महंगा हो गया तो कौन इम्पैक्ट हुआ? इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ? कंज्यूमर प्रभावित हुए। और दुनिया भर के तमाम मुल्कों में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के कारण इलेक्शंस तो होंगे ही, और ऐसे में दुनिया भर की सरकारें जो होती हैं उनको दोबारा जीत के आने के लिए, दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टियों को जाना तो लोगों के पास ही है, टू द मासेस, और ये मासेस ही कंज्यूमर्स हैं। तो ऐसे में आप उन्हें नाराज़ भी नहीं रख सकते, और दूसरी बात, एक सर्टेन लेवल पे डिमांड बनाए रखना भी ज़रूरी है। कहीं डिमांड इतनी भी ना गिर जाए कि प्रोडक्शन सिस्टम्स ही सपोर्ट ना हो, फिर तो बेरोजगारी हो जाएगी बहुत ज़बरदस्त। तो कंज्यूमर इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन से। कंज्यूमर को किसी भी तरह से चीज़ कैसे भी करके चीप आइटम चाहिए, कम कीमत पे चीज़ मिल जाए। इसके लिए यूरोप की अलग अलग सरकारों ने इससे निपटने के लिए कुछ किया। यूरोप की सरकारों ने इससे निपटने के लिए क्या किया? एक दो एग्जांपल्स देता हूं। यूरोप की सरकार ने, यूरोपियन यूनियन ने इससे निपटने के लिए, एक कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की 4 कंट्रीज हैं, उरुग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। इन चारों को मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, दैट इज मर्कोसुर। ये दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन यूनियन ने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एग्रीमेंट किया। व्हाट इज दैट एग्रीमेंट? उस एग्रीमेंट का मीनिंग है कि इस मर्कोसुर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इन मुल्कों से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कम टैरिफ पे, यानी कि कम इंपोर्ट ड्यूटी पे या बिना इंपोर्ट ड्यूटी के ही यूरोप में एंटर कर सकेगा। मैं वो मुल्क आपको दिखा देना चाहता हूं ताकि आपको मर्कोसुर का आइडिया लग जाए। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, तो ये देखिए, ये साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, उसकी कंट्री है ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे। इन चारों से मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, एंड दैट इज मर्कोसुर। ऐसी चीज़ें चर्चा में रहती हैं एग्जामों में, ओके। अब यूरोपियन यूनियन ने इनके साथ करार किया। करार के तहत क्या हो गया? करार ये हो गया कि यहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो कि पहले जब यूरोप में एंटर होते थे तो यूरोप में एंट्री के टाइम उन प्रोडक्ट्स पे हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, तो वो चीज़ महंगी हो जाती थी। यूरोप में एंट्री के बाद वो महंगी हो जाती थी, क्योंकि जब वो कोई चीज़ जब अपने मुल्क में मंगाते हैं उसे इंपोर्ट कहते हैं, यानी कि आयात।
और कोई चीज़ जब हम अपने मुल्क से भेजते हैं उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, यानी कि निर्यात। तो भारी आयात शुल्क लगता था, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी। लेकिन इस ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ये समझौता हुआ कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ एक तो बहुत कम लगेंगी, इन्हें टैरिफ भी कहते हैं, और या कुछ कुछ चीज़ों पर तो नहीं लगेगी। इसकी वजह से क्या हुआ कि इन मुल्कों से प्रोडक्ट यूरोप जाने लगे। तो यूरोप ये प्रोडक्ट पहुंच गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट यूरोप क्यों पहुंचवाए? यूरोप की सरकारों ने ऐसा क्यों किया? ताकि उनके कंज्यूमर्स को कुछ राहत मिले, सस्ती खाने पीने की चीज़ें मिलें, क्योंकि कंज्यूमर सस्ती चीज़ें मांग रहा है, सरकारों पे दबाव बना रहा है कि महंगाई घटाओ, महंगाई घटाओ, महंगाई घटाओ। ऐसे में जब ये प्रोडक्ट्स वहाँ पहुँचे हैं, ये प्रोडक्ट्स वहाँ पर सस्ते हैं, वहाँ के किसानों के द्वारा उगाए जा रहे प्रोडक्ट से। मतलब जो ऑनियन यूरोप का फार्मर उगा रहा है वो कॉस्टली है, लेकिन जो ऑनियन साउथ अमेरिका से जा रहा है वो चीपर है, वो सस्ता है। तो ये ऑनियन सस्ता है, ये यूरोप वाला महंगा है, ये वाला सस्ता है। तो आप कंज्यूमर हैं और आप बाजार में गए, 2 ट्रे में ऑनियन 2 रखे हैं, आप ये नहीं देखेंगे कौन सा यूरोप का है कौन सा साउथ अमेरिका का। आप पहुंचेंगे कि प्याज का रेट क्या, वो कहेंगे ये इतने का, ये इतने का, दोनों सेम है, आप कहेंगे ये वाला दे दे, सस्ते वाला। तो इस तरह से ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो एक तो मर्कोसुर एग्रीमेंट से आ रहे थे, इसके अलावा यूरोप के अलग अलग मुल्कों ने कई और अलग अलग मुल्कों से भी करार किए। जैसे कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है चिले, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है कीनिया, जैसे यूरोप में ही है यूक्रेन, और जैसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आता है न्यूजीलैंड। इस तरह से न्यूजीलैंड, कीनिया, चिले और यूक्रेन ऐसे मुल्कों के साथ इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट्स भी किए कि वहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटी या बहुत ही कम इम्पोर्ट ड्यूटी के साथ यूरोप में प्रवेश कर सकेंगे। इस वजह से ऐसे तमाम किए गए एग्रीमेंट्स की वजह से यूरोप में चीप यानी कि सस्ते एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंटर होने लगे और वहाँ के कंज्यूमर को राहत मिलने लगी, और वो कंज्यूमर इन सस्ते एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के दम पर महंगाई के दौर में भी ठीक ठाक जीने लगा। लेकिन इन मुल्कों का, इन यूरोपियन कंट्री के मुल्कों का किसान तबाह सा होने लगा। उसने देखा कि मेरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे हैं और वो मंडियों में बिक नहीं रहे, क्योंकि रिटेलर और होल ट्रेडर उठा नहीं रहा मेरा सामान, क्योंकि जो मैं बेच रहा हूँ उससे कई गुना कम कीमत पर सामान विदेशों से आ रहा है। और ये काम इसलिए हो रहा है कि मेरी सरकारों ने अब तक उन प्रोडक्टों को महंगी इंपोर्ट ड्यूटी के कारण हमारे प्राइस के बराबर बराबर बना रखा था, अब वो इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दी हैं क्योंकि एग्रीमेंट्स कर लिए हैं। तो उन्होंने विरोध जताया है इन चीप एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स के अगेंस्ट। तो वो अपने ट्रक्स, अपनी कंबाइन मशीन्स, अपना सब कुछ लेकर के सरकारी बिल्डिंगों के बाहर खड़े हैं। उन्होंने सड़कें जाम कर रखी हैं, बड़े बड़े मुल्कों में बड़े बड़े शहरों की सड़कें जाम, जैसे पेरिस का मेन जो कनेक्टिंग हाईवे है वो जाम कर रखा है उन्होंने। और उन्होंने अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सरकारी बिल्डिंगों के आगे जाके उड़ेल दिए, फेंक दिए कि जाओ जाओ उठा लो, जाओ कर लो जो करना, हमारा सामान मंडी में तो बिकता नहीं, तुम उठा लो, हम सड़कों पे फेंक रहे हैं। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये चीप एग्रीकल्चरल इंपोर्ट बंद कराओ। क्यों? आपके मन में सवाल आया, वो क्यों ऐसा कह सकते हैं? उन्हें अपने देश के कंज्यूमर्स की चिंता नहीं? वो क्यों कह रहे हैं कि चीप एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स कम कराओ? और दूसरा, आपके मन में ये ख्याल आया कि उन बाहर के मुल्कों से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सस्ते क्यों हैं यूरोप के किसान के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से? यहाँ पे आती है दूसरी कहानी। वो क्या है? यूरोपियन यूनियन के द्वारा बहुत सख्त रूल एंड रेगुलेशंस हैं फार्मिंग की फील्ड में। वो सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे, यूरोप के किसानों का ये आरोप है कि ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट साउथ अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है मर्कोसुर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनकी वजह से ये जो प्रोडक्ट्स हमारे मुल्क में आ रहे हैं सस्ते इसलिए हैं क्योंकि उन मुल्कों की सरकारों के नियम कानून बहुत नरम हैं। और वो नरम होने का मतलब क्या है कि उन मुल्कों की सरकारों के द्वारा ऐसे नियम कानून नहीं बनाए गए हैं कि अगर वो लोग फार्मिंग कर रहे हैं और वो किसी भी तरह के फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या फिर किसी भी तरह के फ्यूल यूज़ कर रहे हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या कार्बन एमिशन कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं।
मतलब उन्हें अपने फार्मिंग ऑपरेशंस करते समय इस बात की चिंता नहीं करनी कि वो कौन से पेस्टिसाइड्स यूज़ करें या ना करें, कितनी मात्रा में करें या ना करें, या वो कौन सा फ्यूल यूज़ करें अपने इरिगेशन पर्पस के लिए या मशीनों को चलाने के लिए, या क्या उससे ग्रीन हाउस एमिशन तो नहीं हो रहा। और उनकी सरकारें उन्हें हैवी सब्सिडी भी दे रही हैं, उनकी सरकारें उन्हें हैवी सब्सिडीज़ भी दे रही हैं डीजल पर, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस पर, मशीनरी खरीदने पर। तो ये सब बड़े कारण हैं जिसकी वजह से साउथ अमेरिका के किसान, कीनिया, न्यूजीलैंड, यूक्रेन और चिले के किसान वो नियम कानून मानने के लिए मजबूर नहीं है जो नियम कानून मानने के लिए मजबूर है हम यूरोप के किसान। हम पर बहुत सख्त हिदायतें लागू होती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस। हमें क्लीन फ्यूल यूज़ करने होते हैं, हमें एमिशन नॉर्म्स का ध्यान रखना होता है, हमें खास मात्रा में ही पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने होते हैं, हमें उन्हें ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ एक रेशियो बनानी पड़ती है। इस तरह से हमारे जितने भी फार्मिंग ऑपरेशंस हैं और भी कई फील्ड ऑपरेशंस, वो इन सख्त नियमों के कारण हम पर बहुत बड़ा बोझ लाद देते हैं। हमारे फार्मिंग ऑपरेशंस हो जाते हैं महंगे, और फिर हमें उतनी बड़ी सब्सिडीज़ और सपोर्ट्स भी नहीं मिल रही हैं सरकारों से। इस वजह से हमारा प्रोडक्ट हो रहा है महंगा, क्योंकि हम पर्यावरण का ख्याल रख रहे हैं, हम वाटर का ख्याल रखें, पानी दूषित ना हो, हम सॉइल का ख्याल रख रहे हैं, और हम आम जनमानसों का ख्याल रख रहे हैं कि उनकी बॉडी में ऐसी चीज़ें ना जाएं जैसे डीडीटी है और बाकी पेस्टिसाइड्स हैं। तो जब हम इन सारी चीज़ों की ऑब्लिगेशन को निभा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जा रहा है, ऐसे में ये अनइक्वल कंपटीशन है कि हमें उनसे लड़वाया जा रहा है जिनके मुल्कों में ऐसी रेगुलेशंस लागू है ही नहीं। इस वजह से वो उनकी इनपुट कॉस्ट बहुत सस्ती है, इसलिए उनका जो आउटपुट है उसका जो प्राइस है वो भी कम है। हमारी इनपुट कॉस्ट यूरोपियन फार्मर कह रहा है कि इतनी ज़्यादा है इन सख्त नियम कानूनों की वजह से कि हमारी जो आउटपुट है, जो उसका प्राइस है, वो कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। फिर अगर लागत मूल्य नहीं निकलेगा, कुछ मुनाफा नहीं होगा, तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? नॉट एट ऑल पॉसिबल। इस वजह से वो कह रहा है कि ये जो चीप एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स हो रहे हैं अंडर दैट अग्रीमेंट्स, वो हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में बिकने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है दो प्रोडक्ट्स को compete करने की, क्योंकि वो अपने मुल्कों के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, सपोर्टेड हैं और उनको कई रिलैक्सेशंस हैं। हमें यहाँ पर एक तो प्रोटेक्शन नहीं है, उतनी सपोर्ट्स भी नहीं है, क्योंकि हमें कहा जाता है हम प्रोग्रेसिव, हम डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और दूसरी तरफ हम पर रोक भी बहुत सारी हैं। इस वजह से हम उनके चीप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से compete नहीं कर सकते हैं अगर ये अग्रीमेंट्स जल्दी रद्द ना किए गए। अगली तरफ, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि एक तो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज हमें प्रभावित कर रहा है, जैसे कि कई बीमारियां फसलों को पड़ना, जैसे कि पानी नमी का कम होते चले जाना, जैसे कि बेमौसमी बरसातें होना, अनसर्टेन रेनफॉल्स होना, जैसे कि तेज़ी से और गतिविधियां बढ़ रही हैं फ्लड्स और ड्रॉट्स की। ये सारी चीज़ें तो हमें प्रभावित कर ही रही हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन किया जाए, इसके लिए जो दुनिया भर में अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उन अग्रीमेंट्स के तहत जो सारी सरकारें प्रॉमिस कर रही हैं, जिन प्रॉमिसेस में ये प्रॉमिस है कि हम अपने मुल्कों में बहुत तेज़ी से जो भी फ्यूल कार्बन बेस्ड हैं या हाइड्रोकार्बन बेस्ड हैं, हम उनमें कटौती करेंगे। यानी कि फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ों को खपत करना घटाएंगे, क्योंकि जब भी इन चीज़ों को खपत किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, तमाम और कई गैसें। तो वो कह रहे हैं कि अब हमारे मुल्कों ने प्लेज किया हुआ है, यूरोप के फार्मर कह रहे हैं कि हमारे मुल्कों ने प्लेज किया है क्लाइमेट चेंज के अलग अलग समिट्स में, और हमारे मुल्क डेवलप्ड मुल्क की श्रेणी में आने की वजह से इनके प्लेजेस का लेवल भी बढ़ा है, इनके वचन ज़्यादा बड़े हैं और इनको निभाने भी हैं। इसकी वजह से अलग अलग मुल्कों ने, यूरोप के अलग अलग मुल्कों ने कुछ पॉलिसीज़ लाई। उन पॉलिसीज़ में क्या पॉलिसीज़ लाई? कुछ मुल्कों ने ये तय किया कि वो डीजल पर हैवी टैक्स लगाएंगे, और उन मुल्कों में कौन मुल्क है? जैसे फ्रांस। और डीजल बहुत इंडिस्पेंसिबल आइटम है अभी किसानों के लिए वहाँ पे, चाहे वो मशीन्स को ऑपरेट करना है, सारे मैकेनाइजेशन प्रोसेसेस डीजल बेस्ड हैं, और चाहे वो पंप सेट्स और बाकी चीज़ों को, इलेक्ट्रिसिटी रोल प्ले करती है, बट स्टिल डीजल इज़ हाईली इंडिस्पेंसिबल। तो वो कहते हैं कि डीजल पर हैवी टैक्स लगाया जाएगा, ऐसा फ्रांस कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ आएँ, फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन कम करें।
जर्मनी ने यह नियम बनाया कि डीजल पर दी जाने वाली सब्सिडीज को घटा दिया जाएगा। जो सब्सिडीज दी जा रही हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। किसान इसलिए परेशान है कि सब्सिडीज खत्म कर दी जाएंगी तो हमारी लागत मूल्य तो और बढ़ जाएगी। अगर सब्सिडीज क्या होती है? सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सपोर्ट। अगर वो सपोर्ट ले लिया जाएगा तो हमारी तो लागत मूल्य और बढ़ जाएगी। अलग अलग मुल्कों ने इस तरह के नियम बनाए हैं डीजल फ्यूल को लेकर के और भी तमाम चीज़ों को लेकर के, जिसकी वजह से किसान कह रहा है कि हमारे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस और कॉस्टली हो जाएंगे और हम दुनिया भर के मुल्कों के किसानों से निपट नहीं पाएंगे, हमें नुकसान हो जाएगा। इट इज़ नॉट गुड। अगली कहानी वो ये कहते हैं कि ऑलरेडी हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा हैं, ऑलरेडी हम पर नियम इतने सख्त हैं, और दूसरी तरफ फार्मिंग की फील्ड में कोई प्रोग्रेसिव कदम लंबे समय से सरकारों के द्वारा नहीं उठाए गए हैं, जिसकी वजह से हमारी आमदनियां, हमारी इनकम्स हैविली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इसलिए लागत मूल्य डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में जो हमारे मुल्क करार कर रहे हैं उनका बोझ हम पर डाल रहे हैं, लेकिन हमारी आमदनियां बढ़ नहीं रही हैं। इसकी वजह से हम डेट ट्रैप में जा रहे हैं। तो दुनिया भर में किसान ये कह रहा है, फार्मर यूरोप का, कि हम कर्जे के स्ट्रेस में डूबे हैं और सुसाइड्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो डेट का स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, सुसाइड्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की मार के कारण फसलें भी फेल हो रही हैं, नुकसान हो रहा है। जलाशय यानी कि रिजर्वायर सूख रहे हैं, लेक्स डे बाय डे, पॉन्ड्स, लेक्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, ग्राउंड वाटर टेबल डे बाय डे डिप्लीट होते चला जा रहा है, कोस्टल एरियाज राइजिंग सी लेवल के कारण सबमर्ज होते जा रहे हैं, और कोस्टल एरिया बहुत फर्टाइल होते हैं पर उनकी तेजी से इरोजन हो रही है, नुकसान हो रहा है उनको। वो कह रहे हैं इस तरह के नुकसानों के, ऐसे क्लाइमेट की ऐसी मार हम झेल रहे हैं, ऊपर से इतने सख्त नियम हमारे मुल्कों के, ऊपर से हमारी लागत मूल्य इतनी बड़ी हुई हैं, और ऐसे में इन्फ्लेशन के कारण पहले ही कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसे में चीप एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स हो रहे हैं। हमें सीधे ही मार दीजिए, खत्म कर दीजिए, फिर हमसे खेती क्यों करवाई जा रही है? ये लीजिए अनाज हमारा सड़कों पे पड़ा है, उठा लीजिए, और ये हम आपके द्वार पे खड़े हैं। तो जितने भी एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं उन्होंने सरकारी दफ्तरों का घेराव किया है कि लंबे समय से वेज पॉलिसियों में रिवीजन नहीं हुई है, हमारी पेमेंट्स इंक्रीज नहीं हुई हैं। वो इसलिए नहीं हो पा रही हैं रिवीजन्स वेज पॉलिसीज में क्योंकि किसानों की आमदनियां बढ़ा पाने में सरकारें नाकामयाब हैं। किसान ही जब बेहतर आमदनी नहीं कमाएगा तो वो वर्कर को पे भी ज़्यादा कैसे करेगा? ये बड़ा सवाल है। तो वो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट के इमीडिएट नतीजे भी निकले। सरकारों ने अपने उठाए कई कदम रोल बैक कर लिए। जैसे कि सरकारों ने प्रॉमिस किया कि ये एग्रीमेंट्स को हम ख़त्म कर देंगे, चीप एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स नहीं कराए जाएंगे। दूसरी तरफ हम ऐसी हिदायतें लागू कर देंगे कि जो मुल्कों में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करके खेती की गई है, उन प्रोडक्ट्स को हम बैन कर देंगे अपने मुल्क में, हम नहीं मंगाएंगे। हम उन्हीं फार्मिंग प्रोडक्ट्स को मंगाएंगे जो फार्मिंग प्रोडक्ट्स क्लाइमेट को ध्यान में रख करके ग्रीन एनर्जी और ग्रीन प्रोसेस के द्वारा उगाए गए हैं। तो वो फिर महंगे ही होंगे, तो फिर हम उन्हें इंपोर्ट करेंगे, और ऐसे में फिर आपको किसी तरह का अनफेयर कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमने टाल दिया है, जिन मुल्कों ने ये कहा था कि हम डीजल पे टैक्सेस बढ़ाएंगे उन्होंने डिसीजन टाल दिया, जिन्होंने कहा था कि हम डीजल से सब्सिडी ले लेंगे उन्होंने डिसीजन टाल दिया, और ग्रीस जैसे मुल्क ने कहा कि हम अगर किसी भी तरह से डीजल पे टैक्स लगाने वाले हैं तो फार्मर को मिलने वाला डीजल पे टैक्स नहीं लगेगा, और दूसरा हम सब्सिडीज़ ख़त्म करने वाले हैं, फार्मर को मिलने वाले डीजल पे सब्सिडी चलती रहेगी। तो इस तरह से सारे मुल्कों ने नियमों को बदलने का प्रयास किया है। सरकारों ने फैसले लिए हैं कि हम किसानों को टैक्स ब्रेक देंगे, हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कई सरकारों ने फैसले लिए कि हम पैकेजेस भी देंगे, फाइनेंशियल पैकेजेस, ताकि आप रिकवर हो पाएँ, अब बेहतर हो पाएँ। लेकिन किसान ये कहते हैं कि ये बहुत ही नाकाफ़ी है, हमें जितना डेंट हो चुका है, जितना डैमेज हो चुका है, वो इन चीज़ों से नहीं सुधरेगा। बड़ी पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी, और पहले तो शुरुआत में इमीडिएटली कुछ ज़मीनी लेवल पर दिखना चाहिए कि कुछ हुआ, जैसे कोई बड़ा पैकेज है, जैसे कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमें दिखना चाहिए, फिर ये परिवर्तन आएगा। तब तक हड़तालें जारी रहेंगी। तो कुल मिलाकर के इन सारे कारणों से यूरोपियन फार्मर सड़कों पर है। अब आपने एक चीज़ देखी, मैं एक कंट्री की बात करता हूँ, सपोज कीजिए कोई भी एक कंट्री है, यहाँ पर आप इमेजिन करिए उस कंट्री पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है कि वो क्लाइमेट चेंज को भी कंटेन करे, जिसकी वजह से उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कमिटमेंट करने हैं कि हम फॉसिल फ्यूल्स नहीं बर्न करेंगे, हम कोल नहीं जलाएंगे, हम डीजल पर सब्सिडियां देनी बंद करेंगे,
हम डीजल जैसी चीज़ों पर टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, हम ग्रीन एनर्जी को लेकर के आएंगे। एक तरफ तो ये प्रोमिसेस करने होते हैं क्योंकि हमारी कमिटमेंट है इस चीज़ को लेकर के कि हम ग्लोबली कम्युनिटीज़ की रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेंगे। लेकिन देखिए उसके उस मुल्क के अंदरूनी अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हो सकता है इसके सीधे सीधे इम्पैक्ट किसानों पे पड़े, उद्योगपतियों पर पड़े, और फिर वहाँ की सरकारों को ऐसे प्रोटेस्ट झेलने पड़े, और फिर उन प्रोटेस्टों की दबाव में आकर के, क्योंकि दुनिया भर में लोकतंत्र है, ज़्यादातर आना तो आपको सरकारों को लोगों के पास ही है वोट देने के लिए। और अगर ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिसी के साथ सख्त रहेगी, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने के लिए लोगों से वादा कर देगी कि मैं आ जाऊंगा तो मैं वो प्लेजेस नल कर दूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, तो ऐसे में वो पार्टी जीत जाएगी। हर पार्टी चाहती है कि हम जीतें। ऐसे में व्यापक तौर पर तो लोगों की मांगों के नीचे आना ही है सरकार को, तो वहाँ पर फिर वो प्लेजेस भी टोन डाउन किए जाते हैं, वो कमिटमेंट्स फिर से टोन डाउन होते हैं, और क्लाइमेट चेंज की दिशा में हो रही प्रगति धीमी पड़ जाती है। क्योंकि अंततः क्लाइमेट चेंज की दिशा में की जा रही प्रगति किसके लिए? प्राणियों को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए। पर अगर उन फैसलों से तुरंत और इमीडिएट इफेक्ट से प्राणी ही बर्बाद हों, जैसे कि अब किसान कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज से मरे तो मरे, पता नहीं कब मरेंगे, अब इन नीतियों से तो अभी मरे समझो। ऑलरेडी हमारे किसान भाई फांसी लगा चुके हैं, ऑलरेडी हम कर्जों के तले हैं, बैंक हमें रोज घसीट रहे हैं, हमारे घर, हमारी मशीनें गिरवी हो रखी हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई नष्ट हो रही है, उनका कोई उज्जवल भविष्य नहीं है, हमारी ज़मीनें मॉर्टगेज पड़ी हुई हैं। ऐसे में हम अपने लोगों को क्या फ्यूचर देने वाले हैं हमें तो नहीं पता है। तो हम नहीं कर सकते फार्मिंग ऑपरेशन, तो हम आने वाले समय में अपनी आने वाली पीढ़ियों को इनहेरिटेंस में फार्मिंग नहीं देंगे। तो फार्मिंग ही नहीं होगी तो हम खाएंगे पिएंगे क्या, जीवन कैसे चलेगा? तो सरकारें यहाँ भी दब जाती हैं कि फिर अभी तो पहले इस चीज़ को देखा जाए, अदरवाइज क्याओस हो जाएगा, जैसे श्रीलंका में हुआ, स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तीसरी चीज, लोगों को बेहतर जीवन देने के लिए, हर तरह से बेहतर पैदावार करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, प्रगति करने के लिए, मजबूत होने के लिए एक बड़ी जरूरत है कि वैश्वीकरण हो, यानी कि ग्लोबलाइजेशन हो। ग्लोबलाइजेशन ना होता तो भारत को अच्छे बीज कहाँ से मिलते और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आता? अगर आज ग्लोबलाइजेशन ना होता तो इतनी तीव्र गति से वैक्सीन कैसे बनती और दुनिया भर में वो वैक्सीन कैसे फैलती? ग्लोबलाइजेशन ना होता तो हमारा डिफेंस सेक्टर, हमारा डिफेंस इक्विपमेंट्स इतने मजबूती से प्रोग्रेसिवली मॉडर्नाइज कैसे होते? ग्लोबलाइजेशन एक सच है। अगर आप अपने लोगों को बेहतर जीवन देना चाहते हैं, उन्हें फुल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफर करना चाहते हैं, उन्हें अच्छी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफर करना चाहते हैं, बेटर ट्रीटमेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन, सब कुछ ऑफर करना चाहते हैं, तो इट इज़ द रिक्वायरमेंट कि मुल्क आपस में जुड़े। और ऐसे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO लगातार ये एफर्ट्स करता है कि ग्लोबलाइजेशन के मार्ग में जितने भी बैरियर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव किए जाए, जितनी भी रोक है वो हटाई जाए, पूरी तरह से ग्लोबलाइज हो, मुल्क पूरी तरह से पूरी सफाई से जुड़े। जैसे बैरियर के तौर पर वो कैसे बैरियर मानता है? इंपोर्ट ड्यूटीज़ और टैरिफ्स को। वो ये कहता है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के लिए पूरी तरह खुले, इंपोर्ट ड्यूटीज़ इस तरह से ना लगाई जाए, टैरिफ बैरियर्स ना क्रिएट किए जाए, इससे मुल्क से प्रॉपर जुड़ नहीं पाते हैं। लगातार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि आप अपने किसानों को जो MSP देते हैं, जो सब्सिडीज़ देते हैं, वो अनफेयर कंपटीशन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि जो मुल्क सब्सिडीज़ नहीं देते हैं, MSP नहीं देते हैं, उनका प्रोडक्ट आपकी कंट्री के प्रोडक्ट में आके सर्वाइव नहीं कर पाता है। ऐसे में आप उन मुल्कों से जुड़ नहीं पाते, और फिर कल को आप ये नहीं कह सकते कि उन मुल्कों से बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर गुड्स, बेहतर सर्विसेज आपको मिले, और दूसरा आपका प्रोडक्ट उन मुल्कों में फ्रीली एंटर हो। डेवलपिंग कंट्रीज़ के विकास के लिए ये ज़रूरी है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी मिले, डेवलप्ड कंट्रीज से टेक्निकल नो हाउ यानी कि मैन पावर भी मिले, इक्विपमेंट्स भी मिले, मशीनरी भी मिले। ऐसे में आप चाहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ये सारी चीज़ें आपको दे, इन पर एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ना लगाए, आपको सस्ती मिले। दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि आप जो पैदावार करें वो डेवलप्ड कंट्रीज़ कंज्यूम भी करें, और वो चीज़ें लेते समय डेवलप्ड कंट्रीज़ उन पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी ना लगाएं। तो ग्लोबलाइजेशन में आप ही का विकास छुपा है। बट ग्लोबलाइजेशन आधा अधूरा तो नहीं हो सकता कि जब आपको सामान चाहिए तब आप चाहते हैं उस मुल्क से सामान आया और उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी ना लगी हो।
जब आपको सामान उन मुल्कों को बेचना है तो आप चाहते हैं कि हम सामान बेचें और उस मुल्क में एंट्री होते समय उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी ना लगे। ये ठीक है, लेकिन उस मुल्क का सामान जब आपके मुल्क में आए आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाना चाहेंगे। आपका सामान उस मुल्क में जब जाए तो आपका सामान सस्ता है क्योंकि आपने कई तरह की सरकारी मदद दी है वो सामान बनाने में, उस मुल्क ने अपने लोगों को नहीं दी है, तो वो सामान तो उस मुल्क में जाके उस मुल्क के लोगों के सामान को तो धज्जियां उड़ा देगा, आप तो उनकी मार्केट कैप्चर कर जाएंगे। तो WTO लगातार इस बात में लगा रहता है, हालांकि इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, आज के लेक्चर में वो नहीं समझा सकते, पर WTO लगातार इस प्रयास में लगा रहता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे बैरियर्स को रिमूव करना और लेवल प्लेइंग ग्राउंड एस्टेब्लिश करना और इक्विटेबल डेवलपमेंट कराना पूरे विश्व के सभी मुल्कों की ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा करके। लेकिन यहाँ पर अब आपके सामने देखिए, ग्लोबलाइजेशन एक तरफ जहाँ सच है और वो ज़रूरी है, वहीं देखिए ग्लोबलाइजेशन के कुछ नतीजे भी हैं। अब यूरोप के फार्मर अगर यहाँ पर किसी वजह से ट्रिगर हुए हैं या परेशान है तो किस लिए, कि मर्कोसर के साथ अग्रीमेंट क्यों किया, वहाँ से चीप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्यों, टैरिफ बैरियर रिमूव क्यों किए, इंपोर्ट ड्यूटीज क्यों घटाई या क्यों हटाई, चिले, कीनिया, न्यूजीलैंड और यूक्रेन के साथ समझौते क्यों किए जा रहे हैं, वहाँ से सामान क्यों आ रहा है, टैरिफ बैरियर्स क्यों हटा रहे हैं। ऐसे में वो उन मुल्कों की सरकारें यानी कि यूरोप की सरकारें दबाव में हैं प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस लेने के लिए कि वो अपनी एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी को, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी को, अपने किसानों को, अपने उद्योग धंधों को बचाएं। उसके लिए वो फिर से इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाएंगे। इसे कहते हैं प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस। प्रोटेक्शन स्टांस लिया आपने जो स्टैंड लिया वो प्रोटेक्शनिस्ट है, टू प्रोटेक्ट योर फार्मर्स, टू प्रोटेक्ट योर इंडस्ट्रीज। और ग्लोबलाइजेशन में WTO लगातार ये कहता है कि प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस नहीं लेना है आपने, इस तरह से नहीं चलना है आपने, ये आप बैरियर क्रिएट कर रहे हैं दुनिया के जुड़ने में, दुनिया को जुड़ना पड़ेगा। तो देखिए इतना इजी भी नहीं है कि तुरंत आप ग्लोबलाइजेशन में बैरियर खोल दें, देखिए कितने रिपरकशंस आते हैं। इतना इजी भी नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में आप तुरंत ही सारे वायदे कर दें, देखिए कितने नतीजे निकलते हैं। इतना इजी भी नहीं है कि आप एकदम से ही डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कोल, इन सब की सप्लाई कट डाउन कर दें, देखिए क्या क्या नतीजे आते हैं। तो कुल मिलाकर के इस समय हो रहे यूरोपीय किसानों का यह आंदोलन ये बताता है कि कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है एक स्टेट को रन करना, सभी स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, फ्यूचर को इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली एंड एनवायरमेंटली सिक्योर करके रखना, फ्यूचर के लिए कदम उठाना। दैट्स व्हाई वैश्विक स्तर पर इतने बड़े लेवल पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने की ज़रूरत है कि लगातार बैठें, मीटिंग्स हों, बातचीत हों और सभी मुल्कों के कंसर्न्स सारे मुल्क समझें, लगातार समझें और ऐसी एमिकेबल ग्राउंड्स तक पहुंचने का प्रयास किया जाए, ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे रिजॉल्व्स लाए जाएं जिनसे नुकसान बहुत कम हो लेकिन फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि विन विन सिचुएशंस क्रिएट की जाएं। इसलिए लगातार कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज UNFCCC के तहत मुल्क, पूरे दुनिया के मुल्क, पूरी पृथ्वी के जो मुल्क हैं वो साल में एक बार मिलते हैं। लगातार G20 की मीटिंग्स होती हैं, ग्रुप ऑफ 20, G7 की मीटिंग्स होती हैं, लगातार एशियान की मीटिंग्स होती हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है, सार्क की मीटिंग्स होती हैं, बिम्स्टेक की मीटिंग होती है। ऐसी तमाम संस्थाएं हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग्स होती हैं और इन मीटिंग्स का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि किस तरह से हम और रेलेवेंट और स्पेसिफिक और प्रिसीजन अचीव करें, ये तय करने में कि करना क्या है। चाहे वो इनकम्स को इन्हांस करने की बात हो, चाहे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हो, चाहे क्लाइमेट को कंट्रोल करने की बात हो, चाहे लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने की बात हो, चाहे पॉवर्टी, हंगर और डेप्रिवेशंस को दूर करने की बात हो, ये तमाम चीज़ें अचीव करनी कैसे हैं, इसके लिए मुल्कों को और ज़्यादा शांतिमय तरीके से बैठना है, बात करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो हर साल मिलना, इन मीटिंग्स में आना, वो कोई तमाशा नहीं है, क्योंकि आज आप अकेले नहीं हैं, आप दुनिया भर से जुड़े हैं। आपका एक फैसला आपके मुल्क ही नहीं दुनिया भर के लोगों को प्रभावित कर रहा है। आप आइसोलेट होकर के चल ही नहीं पाएंगे अगर आप लोकतंत्र हैं तो। हालांकि तानाशाहियां भी नहीं चल पाई, वो हमने अरब स्प्रिंग में देखा ही था।
अरब और दूसरी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो क्रांति हुई 2010-11 में, तानाशाही भी नहीं चल सकती ज़्यादातर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रख के। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द यूरोपियन फार्मर प्रोटेस्ट, कि दैट दे आर फाइटिंग फॉर द इनसफिशिएंट पे, they are fighting against the strict European Union regulations, they are fighting against the cheap agricultural imports from the countries where regulations are very weak, they are fighting against the debt crisis which is creeping inside the farming community, they are fighting against the unjustified taxes according to them, that such taxes are unjustified, and why the agricultural community will bear the brunt of those taxes. Or the climate change, we are facing the double attack. Climate change, if impacting directly and very hard to any particular sector, it is agriculture. तो सीधे क्लाइमेट चेंज से हम प्रभावित हैं। उल्टा उस क्लाइमेट चेंज को सेट करने के लिए जो आप नियम कानून बना रहे हैं, हम उससे भी हम ही प्रभावित हैं। जैसे नीदरलैंड ने ये फैसला लिया है कि मीथेन एमिशन को कम करने के लिए उसने ये कहा है कि लाइफ स्टॉक का नंबर रिड्यूस करेंगे। तो अब तक जो वो लाइफ स्टॉक यानी कि पशुपालन की फील्ड में जो सपोर्ट देता था अपने किसानों को, उसने बोला छीन लेंगे, और दूसरा टैक्सेस भी आएंगे ताकि कम से कम पशु रखें, आप पालन करें, वो लाइफ स्टॉक रियरिंग रिड्यूस करें, क्योंकि वहां से पैदा होती है मीथेन। बस खत्म ही हो रहा है। आई बात समझ में? तो ऐसे में वहां का किसान भी इसके खिलाफ खड़ा है। तो इस तरह से पूरे यूरोप में जो किसान हैं इन मामलों के कारण खड़े हैं, सड़कों पर हैं। अब आप कोई आर्टिकल पढ़िए, कोई डिबेट सुनिए, कोई कॉन्सेप्ट सुनिए, आपको समझ आएगा कि शुरुआत कैसे हुई। कोरोना से प्रक्रियाएं आरंभ हुई हैं, दुनिया भर में महंगाइयाँ आई हैं क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुई, डिमांड सप्लाई में एक इम्बैलेंस आया है, जिसके लिए सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए हैं, और उन इंटरेस्ट रेट्स की वजह से जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से कंज्यूमर सफ़र हुआ है, और कंज्यूमर को कंफर्ट देने के लिए सरकारों ने अलग अलग एग्रीमेंट और प्रबंध किए हैं, लेकिन फिर उसके ये रिपरकशंस आए कि कम्युनिटीज़ प्रभावित हुई, जैसे कि यहाँ पे फार्मर प्रभावित हुआ है और वो आज प्रोटेस्ट कर रहा है। दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट। थैंक यू।